नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी कि कैसे उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद एक पूरे युग का अंत हो गया। और फिर सवाल उठा, नेहरू के बाद कौन? अगर इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलता, सही फैसला नहीं होता, तो आजादी के बाद एकजुट हिंदुस्तान का सपना अधूरा रह जाता। जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के 2 घंटे बाद कांग्रेस के एक प्रमुख नेता गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि एक सरकार बिना प्रोवोक के नहीं हो सकती। इस सवाल के जवाब के रूप में एक नाम सामने आया, लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि एक तो कांग्रेस में उनकी बहुत अच्छी इमेज थी और दूसरा जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत मानते थे। शास्त्री जी खुद नेहरू जी को अपना मेंटोर मानते थे, तो कांग्रेस पार्टी में भी उनकी काफी अहमियत और दबदबा था। उनका अपना करियर बड़ा बेदाग था, बहुत ही साफ सुथरी छवि थी। तो बिना किसी विरोध के, बिना किसी दबाव के लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन एक वक्त में वह जितने सीधे साधे थे, उसी वक्त जब देश की बात आती, देश की इज्जत की बात आती, देश पर हमले की बात आती थी, तो वह उतने ही सख्त भी हो जाते थे। और देश ने इसकी एक अच्छी मिसाल देखी साल 1965 में, जब सितंबर में अचानक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, तो पलटकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर अपनी सेना को भी भेजा और पाकिस्तान के साथ हमारी जंग की शुरुआत हो गई। और इस जंग के ही दौरान जय जवान जय किसान नारा बहुत मशहूर हुआ था। तब किसान और जवान दोनों को एक साथ जोड़ने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। तो सितंबर में पाकिस्तान हमला करता है और जंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद भारतीय फौज जो है बिल्कुल लाहौर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। पाकिस्तान की सीमा तक घुस जाती है और पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर होता है। हालांकि शुरुआती हमला पाकिस्तान ने किया था, लेकिन जब भारत ने पलटकर जवाबी कार्रवाई की, तो पाकिस्तान सेना की हालत खराब हो गई और वह पीछे हटने लगे। और भारतीय सेना बिल्कुल लाहौर को अपना निशाना बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी फिर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, इन सब का प्रेशर आया कि किसी तरह इस जंग को रोका जाए और समझौता हो। तो इसी बातचीत के दौरान 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान दोनों जंग रोकने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले एक थोड़ी सी चीज और है कि जब यह जंग हो रही थी, उससे पहले भारत न्यूक्लियर बम को लेकर अपनी तैयारी कर रहा था और लगातार जो इरादा था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। यह चीज दुनिया को मालूम थी, अमेरिका को भी मालूम थी, और लाल बहादुर शास्त्री जी इसके बिल्कुल हक में थे कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। और अमेरिका को यह बात नागवार गुजर रही थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई और देश परमाणु संपन्न देश बने। तो अमेरिका की नजर थोड़ी सी टेढ़ी थी भारत पर, और लाल बहादुर शास्त्री जी देश के लीडर और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते अमेरिका को थोड़ा खटक रहे थे। खैर, इसके बीच जंग होती है। फिर 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद दोनों भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध विराम हो जाता है। उसके बाद फिर यह होता है कि बातचीत आगे बढ़ाई जाए। जनरल अयूब खान तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। फिर रूस, जो कि भारत का शुरू से ही एक अच्छा दोस्त रहा है, रूस पहल करता है और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाक के बीच इस युद्ध विराम के बाद दोनों देशों में तनाव न हो, उसको लेकर बातचीत की पेशकश आती है। भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हो जाते हैं। ताशकंद में दोनों नेता पहुंचते हैं, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, वहां के राष्ट्रपति। क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जिस तरह का तनाव था, दोनों के बीच में एक समझौता एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। मतलब पीस और शांति के लिए बहुत सही चीज थी। लेकिन कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के मन में एक डर भी था कि क्योंकि हमले की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, लेकिन भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी और लाहौर पर हमला करने के लिए तैयार थी, और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी और हम उस वक्त बहुत मजबूत हालत में थे। तो ऐसे में युद्ध विराम या पीछे हटना कहीं देश की जनता या खास तौर पर विपक्ष की पार्टियां वह उंगली ना उठाएं कि इस समझौते की क्या जरूरत थी और इस समझौते का कोई मतलब नहीं बनता था।
तो लाल बहादुर शास्त्री जी इस चीज को लेकर बड़े फिक्रमंद थे कि उनके फैसले से पता नहीं देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, या देश के लोग इसको कितना मानेंगे, विपक्षी पार्टी किस तरीके से हमला करेगी सरकार पर। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शांति के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जो भी होगा भारत जाने के बाद देखा जाएगा। और इसी का एक किस्सा यह भी है कि जब समझौता करने से पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद से अपने घर फोन किया अपनी बेटी को, तो उनकी बेटी फोन उठाती है और वे बताते हैं कि वे ऐसा समझौता करने जा रहे हैं। तो उनकी बेटी फौरन भड़क जाती है कि पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? हम तो जीत रहे हैं, हम तो मजबूत हालत में हैं, पाकिस्तान के अंदर तो घुस गए हैं, तो फिर हम उनके साथ समझौता क्यों करें? तो फिर वह बात करते हुए कहते हैं कि अच्छा, अपनी मम्मी को फोन दो, तो वह फोन नहीं देती और वह इसी पर बात करती है। तो फिर शास्त्री जी कहते हैं कि अच्छा, मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, और फोन रख देते हैं। तो फिर उनको यह भी लगता है कि जब घर के ही लोग इस फैसले के खिलाफ है, तो पता नहीं देश की जनता और विपक्षी पार्टी का क्या हाल होगा। खैर, उसके बावजूद देश हित में यह समझौता करते हुए शाम 4 बजे 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम और उसकी बाकी शर्तों को और शांति को लेकर एक समझौता होता है। समझौते के बाद वहां जो रूसी प्रधानमंत्री थे, दोनों नेताओं की शान में दावत भी रखते हैं। और वहीं सब शाम को मुलाकात होने के बाद वही एक विला था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के ठहरने का इंतजाम किया गया था। तो यह सारे फंक्शन पूरे होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी शाम करीब 7-8 बजे उस विला में पहुंचते हैं जहां पर उनके रहने का इंतजाम किया गया था, और अगले दिन सुबह उन्हें ताशकंद से काबुल पहुंचना था। काबुल में भी उनकी अफगानी नेताओं के साथ बातचीत थी। तो वह विला में पहुंचते हैं। उसके बाद जब वह अपने कमरे में जाते हैं तो उनके कमरे में 2-3 चीज अजीब थी। अब यहां से कहानी शुरू होती है। बड़ा सा कमरा था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ठहरे हुए थे, जिसका इंतजाम रूसी अधिकारियों ने किया था। बेडरूम बहुत बड़ा था। बेडरूम के साथ एक डाइनिंग रूम भी था, लेकिन उस रूम में ना तो कोई फोन था और ना कोई बैल जिसे बजाकर आप किसी को बुला सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री जी का उस दिन का खाना वहां के रूसी एम्बेसडर श्री T.N. कॉल, जिनका एक पर्सनल रसोइया था, जान मोहम्मद, उसने बनाया था। उस दिन जो खाना आया उसमें पालक की सब्जी, एक और सब्जी और रोटी थी, और वह खाना वहीं पर देते हैं जहां पर ठहरे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। रात को वह खाना खाते हैं। उनके साथ अपना एक नौकर भी था जो खाना भी बनाता था। रामनाथ नाम था उसका। लाल बहादुर शास्त्री जी जब भी विदेश जाते थे तो रामनाथ उनके लिए खाना बनाता था और बरसों से उनके साथ था। लेकिन उस दिन वह जो रात को उन्होंने खाना खाया, वह खाना रूस में भारत के जो एम्बेसडर थे मिस्टर T.N. कॉल, उनके निजी रसोइये जान मोहम्मद ने बनाया था। वह खाना खाया। वह रात को हमेशा सोने से पहले 1 गिलास दूध पीते थे। रात करीब 11:30 बजे उन्होंने दूध पिया और फिर अपने कमरे में चले गए। मशहूर कुलदीप नैयर, जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, वह भी उस दौरे में उनके साथ थे। उनका कमरा अलग था। जो लाल बहादुर शास्त्री के अपने निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय, वह भी वहीं थे, लेकिन उनका कमरा भी अलग था, दूरी पर था। अब एक प्राइम मिनिस्टर उनके कमरे से, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का कमरा बहुत दूर, बाकी स्टाफ का कमरा भी दूरी पर, कमरे के अंदर बैल नहीं। ये सारी चीज बाद में सामने आई। तो ऐसा जनरली में होता नहीं है, क्योंकि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप उस देश के मेहमान भी हैं। तो खाना खाने और दूध पीने के बाद रात को करीब 1 बजे के आसपास शास्त्री जी को अचानक बहुत तेज खांसी आती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बैल बजा नहीं सकते, फोन था नहीं, तो किसी तरह वे अपने बेड से उठते हैं और बाहर निकलते हैं और अपने निजी सचिव जगन्नाथ सहाय के कमरे में पहुंचते हैं, जो काफी दूरी पर था, और वहां जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब को बुला दो। उनके साथ हमेशा एक डॉक्टर चलते थे, डॉक्टर आर्यन चुग, तो वह भी वहीं थे। वह दूसरे कमरे में ठहरे हुए थे। तो यह कहने के बाद फिर वह जगन्नाथ सहाय एक आदमी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज देते हैं और वह खुद शास्त्री जी को वापस कमरे में लेकर आते हैं, और कमरे में लाने के बाद उनको बेड पर लेटाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं, आप बाबूजी ठीक हो जाएंगे, अभी सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन तभी उसके बाद शास्त्री जी अपने सीने पर हाथ रखते हैं और फिर वह बेहोश हो जाते हैं। इसी दौरान खबर मिलते ही डॉक्टर साहब कमरे में आते हैं, तो वह चेक करते हैं तो पता चलता है कि शास्त्री जी जिंदा नहीं हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अब यह सारी चीजें अचानक हुई, उसके बाद बाकी लोगों को खबर दी जाती है। कुलदीप नैयर ने इस पर एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि यह उसी रात की घटना है कि उन्हें अचानक सपना आया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई है। वे लिखते हैं कि वह सपना देख ही रहे थे कि तभी उनका दरवाजा नोक होता है। वे दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक रूसी महिला खड़ी हुई थी जो स्टाफ की थी और वह बताती है कि आपके प्राइम मिनिस्टर अब जिंदा नहीं है। कुलदीप साहब की भी यह सुनकर अजीब सी हालत हो जाती है, वह भाग कर जाते हैं। जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे वह उनसे टकराते हैं और उसी वक्त वह उन्हें इशारे से बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी की डेथ हो गई है। अब यहां पर यह सारी चीज हुई रात को, जब उनकी डेथ हुई थी उस वक्त जो टाइम था करीब 1:30 बजे थे। अब यहां पर यह होता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ दूसरे देश में होती है तो फौरन एक एम्बेसडर को रिएक्ट करना चाहिए। एम्बेसडर फौरन नई दिल्ली को खबर करें, लेकिन वहां पर उस वक्त ये सारी चीज, ये हड़बड़ाहट, ये जल्दबाजी दिखाई नहीं देती है। निजी सचिव और डॉक्टर थे और उनके साथ जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर थे। फिर जब पुख्ता हो जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है तो वहां जो तिरंगा था उस तिरंगे से शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को ढक दिया जाता है और थोड़ा सा अकीदत के तौर पर फूल भी चढ़ा दिए जाते हैं। और फिर अब अगले दिन का इंतजार होता है। उधर केजीबी, जो रूस की खुफिया एजेंसी है, उसे शक होता है एक प्राइम मिनिस्टर की मौत हुई, वह भी अचानक। तो वह तमाम रसोइये जिसमें जान मोहम्मद भी थे उससे पूछताछ करते हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से 3 और रसोइये थे। उन लोगों को उठाकर पूछताछ करते हैं और वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। केजीबी का जो पहले रिएक्शन आया था वह यह था कि हमें डाउट है कि प्राइम मिनिस्टर को पॉइजन दिया गया है, उनको जहर दिया गया है। और इस डाउट की वजह थी क्योंकि उससे पहले शास्त्री जी बिल्कुल ठीक ठाक थे, सारे फंक्शन में बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सबसे नॉर्मल बात करना, सब कुछ ठीक, और अचानक उनकी डेथ। लेकिन जो डॉक्टर चुग थे और बाकी लोग जो देखते हैं, और रूस के डॉक्टर भी आते हैं, तो डॉक्टर की पूरी टीम ने डॉक्टर चुग से बात की। तो होता यह है कि यह कार्डियक अरेस्ट है, दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनकी डेथ हुई है और शायद उन्हें दिल का दौरा उस वक्त पड़ा था जब वह खांस रहे थे। लेकिन कमरे में कोई था नहीं, उनको चलकर जाना पड़ा और फिर वापस आना पड़ा। उसमें बहुत ज्यादा खतरा हो गया। अब दूसरी तरफ जो कमरे का सीन था वह कि शास्त्री जी की दोनों चप्पल अपनी सही जगह पर थीं। बेड बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो थर्मस था जो वह अपने साथ लेकर गए थे, वह थर्मस वहां के गेस्ट हाउस या होटल का नहीं था, वह उनका अपना था। वह टेबल पर लुढ़का पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने पहले अपने आप उसे खोलने की और पानी पीने की कोशिश की थी, लेकिन उनका हाथ नहीं पहुंच पाया और उसके बाद शायद फिर उठकर गए थे अपने निजी सचिव के पास। और थर्मस काफी टाइट बंद था, वह खोला नहीं गया और वहीं लुढ़का पड़ा हुआ था। तो अब यह सारी चीजें हुई और यह कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हुई है। खैर, इसके बाद फिर हिंदुस्तान खबर पहुंचती है और ऑल इंडिया रेडियो से देश के कोने कोने तक यह बात पहुंच जाती है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बहुत लजीज थे अपनी सादगी की वजह से, ईमानदारी की वजह से, तो हर एक जानना चाहता था कि मौत कैसे हुई। लेकिन पूरी खबर यही थी कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। फिर जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हुए थे, अय्यूब खान, जो 5 महीने पहले दोनों जंग कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वकायदा लाल बहादुर शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। खैर, यह सारी चीजें हो गई। अब हुआ यह कि यह मौत हुई कैसे, इसको लेकर तमाम सवाल और शक उठने लगे। तो केजीबी ने सबसे पहले इसमें शक पैदा किया। केजीबी का यह कहना था कि यह मामला जहर का है और उसकी वजह यह थी कि शास्त्री जी के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा था, कमर से ऊपर का हिस्सा, वह नीला पड़ा हुआ था और कमर से निचला हिस्सा बिल्कुल ठीक था। तो उसके बाद यह सवाल उठा और केजीबी ने सबसे पहले सवाल उठाया। खैर, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया
और उनकी जगह पर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया दूसरी बार। फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और फिर कुछ दिन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन जब तक शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी की मौत के बाद, तब तक इंदिरा गांधी के बारे में यह था कि वह बहुत ही लो प्रोफाइल थी। कैबिनेट में अच्छे और ताकतवर मंत्रियों में भी नहीं थी, लेकिन अचानक उनके बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार मोरारजी देसाई थे, लेकिन इंदिरा गांधी बनी। कांग्रेस के जो बाकी सब लोग थे, उनकी सोच थी कि इंदिरा गांधी को बनाते हैं। यह बिल्कुल नई है, ज्यादा कुछ करेगी नहीं, ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करेगी, तो यह ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन आगे चलकर वहीं इंदिरा गांधी देश के ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक साबित हुई, तो खैर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। यहां जब अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया जाता है, तो केजीबी के बाद दूसरी बार शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी ने उनके पार्थिव शरीर को देखकर आवाज उठाई थी कि यह नेचुरल मौत नहीं है, इन्हें जहर दिया गया है, क्योंकि पूरा बदन नीला पड़ा हुआ था। इसके बाद फिर उनके बच्चे भी देखते हैं, सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री। वह बहुत छोटे थे, उन लोगों ने भी बाद में बताया। यहां पर 2-3 चीजें ध्यान देने वाली है कि एक तो उनके माथे पर व्हाइट निशान था। वह किस चीज का था? बाकी सब कुछ नीला हो रहा था, यहां पर व्हाइट था, और कुछ कुछ बॉडी पर भी व्हाइट था, तो उसका सही जवाब डॉक्टर भी नहीं दे पाए। जब कुलदीप नैयर से भी ललिता शास्त्री ने यह पूछा था, तो वह भी चौंक गए थे। दूसरा जो सबसे चौंकाने वाली चीज थी, वह यह थी कि उनके पेट पर 2 कट मार्क थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पेट को कट किया गया है। पहले कभी वह निशान नहीं थे और ना कोई ऑपरेशन हुआ था। तो यह 2 चीजें शक पैदा कर रही थीं। इसलिए जब पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया गया, तो ललिता शास्त्री जी और उनके घर वालों ने पोस्टमार्टम करने की बात की थी। तब गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस बात को किसी ने सुना नहीं। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता होगा कि एक प्रधानमंत्री की रहस्यमयी मौत होती है। शरीर आधे से ज्यादा नीला पड़ा हुआ है, लोग शक और सवाल उठा रहे हैं। उसके बावजूद उस मौत की वजह को जानने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है, वह है पोस्टमार्टम। लेकिन पोस्टमार्टम न ताशकंद में होता है, न हिंदुस्तान में आने के बाद। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा था कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, पर जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ होगा, तब तक आप दावे से कुछ नहीं कह सकते हैं कि मौत की वजह क्या थी। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता, तो आज 57 साल के बाद मैं बैठकर आपको यह कहानी नहीं सुना रहा होता, ना इसमें कोई सस्पेंस होता। वह उसी वक्त पता चल जाता कि मौत की वजह क्या थी। अगर पॉइजन था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देती, अगर कार्डियक अरेस्ट था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देती। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, और यह क्यों नहीं हुआ, इसी एक चीज ने इस सवाल को इतना बड़ा कर दिया है, इस रहस्य को इतना बड़ा कर दिया है कि आज हम 57 साल के बाद भी उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जवाब बहुत आसानी से मिल सकता था एक पोस्टमार्टम के जरिए, लेकिन पोस्टमार्टम किया नहीं गया, रिपोर्ट आई नहीं। अब सवाल यह था कि पोस्टमार्टम कौन लोग नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो सच सामने आ सकता था। बाद में इस पर बहुत सारे शक उठे, जैसे कि सबसे पहले शक उठा कि शायद इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसमें यह था कि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री बहुत पॉपुलर नेता थे। 65 की जंग में पाकिस्तान में लाहौर तक हमला करना, जय जवान जय किसान के नारे ने उनको लोगों से जोड़ दिया था, और कांग्रेस पर उनका एक अधिकार हो गया था। तो उनके रहते हुए इंदिरा गांधी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। तो इस कारण एक यह शक उठा कि शायद इंदिरा गांधी हो सकती है कि उन्होंने कोई साजिश रची हो। लेकिन फिर इसका काट आया कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, वह लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत मानते थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी भी जवाहरलाल नेहरू को बहुत मानते थे। और जवाहरलाल नेहरू का जो मिजाज था, वह कभी इस तरह की राजनीतिक साजिश को अंजाम देने वाला नहीं रहा। वह बहुत मिलनसार थे, हर एक से हंसमुख थे, और इस तरह के क्राइम, इस तरह से किसी की जान लेने की साजिश से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था।
और फिर तब यह आया कि जब नेहरू जी इन चीजों से इतनी दूर थे तो फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी उसी माहौल में परवरिश पाई, वैसे ही पली बड़ी, तो फिर उनके अंदर भी यह सब चीज नहीं आ सकती। और दूसरा, तब तक इंदिरा गांधी में यह था ही नहीं वह प्राइम मिनिस्टर बनेगी या आगे चलकर इतनी मजबूत नेता बनेगी। वह बहुत लो प्रोफाइल रहती थी। तो जब यह चीज थी ही नहीं तो वह साजिश क्यों करती? तो इन चीजों पर सवाल भी उठा, शक भी उठा, लेकिन उसको काट भी दिया गया। अब यह हुआ कि अगर वह नहीं तो फिर कौन? फिर आया CIA का नाम, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है। KGB ने यह शक जताया था कि इनको पॉइजन दिया गया है, क्योंकि बॉडी के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था और CIA यह काम कर सकती है। अब CIA पर शक क्यों हुआ उस वक्त? उसके दो कारण थे। एक तो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तब अमेरिका पाकिस्तान के सबसे करीब का दोस्त था। भारत ने जवाबी हमला किया और लाहौर तक हमला करने की तैयारी थी, जिससे अमेरिका नाराज था। और दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी लगातार न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते थे और कहते थे कि हम न्यूक्लियर पावर देश बनेंगे। इसलिए CIA पर शक किया गया और CIA ने ऐसे बहुत सारे, जो उनके हिसाब से वर्ल्ड के लीडर काम नहीं करते थे, ऐसे बहुत सारे असैसिनेशन किए थे। जैसे ईरान में बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया था CIA ने। तो अब ये सारी चीजें चल ही रही थीं। तब कुछ वक्त के बाद एक CIA के डायरेक्टर थे, मिस्टर रॉबर्ट क्रोडली। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक तो होमी भाभा, जो साइंटिस्ट थे अपने, 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। तो होमी भाभा की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि CIA का काम था, उसको CIA ने मारा था, उनका कत्ल किया था। और दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी CIA ने मारा है। यह बकायदा रॉबर्ट क्रोडली ने इंटरव्यू में कहा था और यह रिकॉर्ड पर है। लेकिन शर्त यह थी कि इंटरव्यू को देने की कि इंटरव्यू तब आए जब वह जिंदा ना हो, मतलब जब क्रोडली की डेथ हो जाए। और उसके बाद ऐसे ही हुआ, उनकी डेथ के बाद इंटरव्यू सामने आया। लेकिन इसको लेकर बहुत बहस हुई, क्योंकि CIA जब इस तरह का काम करता तब प्रोपेगेंडा नहीं करता, वह बताता नहीं है, और किसी भी खुफिया एजेंसी का यह मूल मंत्र होता है। तो हो सकता है कि यह क्रोडली का बड़बोलापन हो और इसका कोई प्रूफ भी नहीं मिला। और जहां तक होमी भाभा की बात है, उसमें पायलट की गलती थी। जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें कोई साजिश की बात नहीं निकली, तमाम चीजों के बाद। तो खैर, अब यह दो चीजें आ गई थीं, एक तो इंदिरा गांधी वाली बात और एक यह CIA वाली बात। लेकिन इसके दूसरी और एक और चीज थी कि साजिश क्यों? इस पर शक और सवाल लगातार उठ रहे थे। उसकी एक वजह यह थी कि जान मोहम्मद, जो हमारे एम्बेसडर TN कॉल के जो पर्सनल रसोइये थे, जिसने उस रात खाना बनाया था, जबकि खाना शास्त्री जी के अपने रसोइये को बनाकर खिलाना था। तो यह तब्दीली क्यों हुई अचानक? इसका मतलब समझ नहीं आया। बाद में वही जान मोहम्मद राष्ट्रपति भवन में एम्प्लॉय के तौर पर तैनात किए गए, जिसके ऊपर सबसे पहले शक था कि यह साजिश में शामिल हो सकता है। अगर पॉइजन दिया गया है तो इसी ने दिया है। लेकिन बाद में उसको क्लीन चिट देते हुए राष्ट्रपति भवन में उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और दूसरा, जो शास्त्री जी के डॉक्टर थे, डॉक्टर आर्यन चुग, जिन्होंने पहली बार जाकर देखा था और इस बात की पुष्टि की थी कि शास्त्री जी की मौत हो गई है। 11 साल बाद वह अपनी कार में अपने 3 बच्चों और वाइफ के साथ जा रहे थे, तो एक ट्रक ने उनकी कार को उड़ा दिया और उसमें उन चारों लोगों की मौत हो गई। सिर्फ उनकी एक बेटी बची थी, 2 बच्चे, बीवी और डॉक्टर की मौत हो गई। तो अब क्या शास्त्री जी की मौत को इस एक्सीडेंट के साथ जोड़कर देखा जाए? इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला। और अब तीसरी चीज उसमें यह था कि शास्त्री जी की जो पर्सनल बिलोंगिंग थी, जो भी चीजें थीं, चाहे वह शेविंग का सामान हो, उनके कपड़े हों, उनका चश्मा हो, वह सारी चीज वापस आई और उनके परिवार वालों को सौंप दी गई। सबसे एक जो खास चीज थी वह उस परिवार को नहीं मिली और आज तक पता नहीं कि वह कहां है। वह थर्मस जो उस दिन लुढ़का पड़ा हुआ था उनके रूम में, जिसे उठाने की उन्होंने कोशिश की थी, जिससे पानी पीने की कोशिश की थी, वह थर्मस उनके परिवार वालों को कभी लौटाया नहीं गया और वह कहां है यह आज तक नहीं पता चला। अब उस थर्मस में ऐसा क्या था? क्या खाने में जहर था? अगर जहर से मौत हुई है, क्या पानी में जहर था अगर थर्मस गायब है? तो यह भी सवाल है, इसका जवाब भी नहीं है। तो अब चलिए
आगे की चीज, जब इस तरह की एक मौत होती है तो पूरी दोनों कंट्री की जो जांच एजेंसी है, तमाम ज़हीन दिमाग के जो अफसर होते हैं, वह लोग लगते हैं, इंक्वायरी करते हैं। लेकिन शास्त्री जी की मौत के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। जब यहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, अंतिम संस्कार हो गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कभी अपनी एजेंसी या रूस के ऊपर उस तरह से कभी प्रेशर डाला ही नहीं। अगर सही तरीके से जांच होती तो शायद अगर सच में साजिश थी तो सच सामने आता। और इसको लेकर एक बार फिर इंदिरा गांधी पर उंगली उठी, क्योंकि वह प्रधानमंत्री बन गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शास्त्री जी की मौत के सच की जांच के लिए कभी भी उस तरह न रशिया को न केजीबी को प्रेशराइज किया। हालांकि दोनों देशों के बीच लेटर का आदान प्रदान जांच के सिलसिले में चलता रहा, लेकिन पुख्ता सबूत दस्तावेज कुछ नहीं है। आज भी शास्त्री जी की मौत के नाम पर अगर कोई पुख्ता दस्तावेज है तो सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई है। और यह रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि उसी डॉक्टर आर्यन चुग की है, उसके अलावा किसी की नहीं है। लेकिन उस एक मेडिकल रिपोर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। कई बार कुछ आरटीआई के जरिए भारत सरकार से इस भारत और रूस के बीच आदान प्रदान पत्रों के बारे में जानकारी मांगने की कोशिश की गई, लेकिन उसको भी इन दोनों देश के बीच की सिक्रेसी कहते हुए विदेश मंत्रालय ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। तो इस पूरे मामले में सवाल तमाम है, लेकिन जवाब आज 57 साल के बाद भी नहीं है। इस सवाल का जवाब नहीं है कि उनका शरीर नीला क्यों पड़ा। हालांकि बीच में कहा गया जब सवाल उठ रहा था कि यह जहर से ही नीला होता है। उनके होंठ भी नीले थे और कमर का ऊपरी हिस्सा भी नीला था। तो उसमें फिर यह सफाई दी गई थी कि शव को इतनी दूर से लाते समय उसे बचाने के लिए एक लेप लगाया जाता है, तो उस लेप की वजह से कई बार कलर चेंज हो जाता है और वह शव उस लेप की वजह से नीला पड़ गया था। ये इसकी एक सफाई दी गई। लेकिन जिन लोगों ने भी शव देखा, खास तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी ने, वो आखिरी वक्त तक यही कहती रही कि इनको जहर दिया गया है, क्योंकि ललिता शास्त्री जी का जो पूरा बैकग्राउंड था वह यूपी के एक गांव से थे, तो उन्हें मालूम था सांप के काटने से या पॉइजन से किस तरीके से रंग चेंज होता है, नीला कैसा होता है। तो उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज भी इस पर सवाल उठते हैं और इन सारे सवालों के उठने की वजह सिर्फ एक ही है जो आज तक समझ में नहीं आई कि एक देश के प्रधानमंत्री की मौत हो और उस मौत की वजह जानने की बेसिक चीज जो है पोस्टमार्टम, वह ना ताशकंद में होता ना भारत में होता है। आखिरकार यह मुमकिन कैसे है? रशिया को भी अपनी जमीन को और अपने स्टैंड को क्लियर करने के लिए जरूरी था कि वह ताशकंद में पोस्टमार्टम करवा सकता था और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी थी। तो क्या रशिया पर भी दबाव बनाया गया था कि आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे? और खैर, भारत में आने के बाद तो हुआ ही नहीं। और इसी का बेस्ट उदाहरण मैं आपको देता हूं। श्रीदेवी की मौत को लेकर कई सवाल उठे थे। पहले यही कहा गया था कि कार्डियक अरेस्ट है। जब शुरुआत में डॉक्टर ने देखा था, यहां पर भी कहानी देखिए कि यहां पर भी डॉक्टर ने देखा और बताया कि कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि मौत की वजह दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि डूबने से हुई है। अगर शास्त्री जी के वक्त भी पोस्टमार्टम हो गया होता तो पता चल जाता कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी या पॉइजन से हुई थी, और इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से मिल जाता, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए यह सवाल है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? कौन लोग थे जिनको रोका गया? वह थर्मस कहां है जो आखिरी बार उनके कमरे में देखा गया? वह क्यों नहीं लौटाया गया सामान के साथ? शरीर का रंग कैसे बदला? पेट पर 2 कट के निशान कहां से आए? माथे पर सफेद रंग के निशान कहां से आए? और परिवार के मांग करने के बावजूद पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? फिर 1970 में फैमिली ने इसकी इंक्वायरी की मांग की थी, वह भी नजरअंदाज कर दी गई। तो यह सारी चीजें थीं जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के रहस्य को इतना बड़ा कर दिया। शायद कभी कोई ऐसी चीज हो जाए कि सच सामने आ जाए कि मौत की वजह क्या थी। अब पोस्टमार्टम भी नहीं है, अंतिम संस्कार हो चुका है। हां, अगर इससे जुड़े हुए कुछ लोग हो और वह सामने आ जाए कभी, जो कि मुमकिन सब कुछ है, तब पता चल सकता है। वरना फिर यह राज आज हम 57 साल बाद के बाद बात कर रहे हैं।
हो सकता है कि अगले 100 साल के बाद आने वाली जनरेशन भी यही सवाल उठाएगी कि मौत की वजह क्या थी, और उसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं होगा। तो यह थी पूरी कहानी लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़ी हुई। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई कहानी पर।